नमस्कार दोस्तों। कक्षा 7 हमारा राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें आज हम राजस्थान अध्ययन के कक्षा 7 के सभी प्रश्नों का अध्ययन कर लेंगे, जिनमें अध्याय वन्य जीव जीव एवं संरक्षण, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, कृषि एवं सिंचाई, राजस्थान में कृषि विपणन, राजस्थान में व्यापार, राजस्थान में प्रमुख शासक, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान, आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान और परिशिष्ट महात्मा गांधी। अध्याय 1 वन्यजीव एवं वन संरक्षण। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन हैं? राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के 10% भाग पर वन हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन राजस्थान में उदयपुर में पाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे कम वन पाए जाते हैं। सबसे कम वन चूरू में पाए जाते हैं। राजस्थान में वनों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? राजस्थान में वनों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। जिस वन क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है कहलाता है जिस वन क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है आरक्षित वन कहलाता है। आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर पशु चराने में लकड़ी काटने पर प्रतिबंध है। राजस्थान की कुल वन क्षेत्र का आरक्षित वन है। राजस्थान की कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग पर आरक्षित वन है। वह वन क्षेत्र जहाँ कुछ नियमों के तहत लकड़ी काटने व पशु चराने की अनुमति दी जाती है कहलाते हैं। वह वन क्षेत्र जहाँ कुछ नियमों के तहत लकड़ी काटने व पशु चराने की अनुमति दी जाती है सुरक्षित वन क्षेत्र कहलाते हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का कितना भाग सुरक्षित वन क्षेत्र है? राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 50% से भी ज़्यादा वन क्षेत्र है। ऐसा क्षेत्र जहाँ पशु चराने लकड़ी काटने पर किसी प्रकार का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है कहलाता है। ऐसा क्षेत्र जहाँ पशु चराने लकड़ी काटने पर किसी प्रकार का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है अवर्गीकृत वन क्षेत्र कहलाता है। कौन सी पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क भाग में पाए जाते हैं। राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग में कौन से जिले हैं? राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग में बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू और जालौर आते हैं। राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग में कौन से वन पाए जाते हैं? राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग में रोइड़ा, खेजड़ी, ढोकला, वेर, बबूल, केर और नीम आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। राजस्थान का कल्पवृक्ष खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य पुष्प है। राजस्थान का राज्य पुष्प रोइड़ा है। सेवण घास पाई जाती है। सेवण घास जैसलमेर में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन
बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुलर, धोग, डाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पहाड़ी में ऊंचाई वाले भागों पर पाए जाते हैं। सदाबहार वन होते हैं। सदाबहार वन अर्ध उष्णकटिबंधीय होते हैं। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य में मुख्य प्रजाति पाई जाती है। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य में साइबेरियन करेन, बगुले, बयां, कोयल और बटेर पाए जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है। राजस्थान का कौन सा अभयारण्य भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में भालू, सांभर, नीलगाय और मगरमच्छ पाए जाते हैं। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मुकुंदरा हिल्स कोटा और चित्तौड़गढ़ में है। अभयारण्य शब्द का अर्थ होता है अभयारण्य शब्द का अर्थ भय मुक्त वातावरण है। राष्ट्रीय मरु उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान और मरु वन्य जीव अभयारण्य जैसलमेर बाड़मेर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन से मुख्य जीव पाए जाते हैं? राष्ट्रीय मरु उद्यान में गौड़ावन, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय पाए जाते हैं। कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य सवाई माधोपुर और करौली में है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजसमंद, पाली और उदयपुर में है। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। फुलवारी की नाल उदयपुर में है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य अलवर में है। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य राजसमंद, अजमेर और पाली में है। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में है। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य सिरोही में है। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य में मुख्य रूप से पाया जाता है। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य में मुख्य रूप से जंगली मुर्गा पाया जाता है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य बूंदी में है। जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर में है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में है। जवाहर सागर अभयारण्य स्थित है। जवाहर सागर अभयारण्य कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में है।
बंद बरेटा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। बंद बरेटा वन्यजीव अभयारण्य भरतपुर में है। भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में है। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य सवाई माधोपुर में है। वन विहार वन्यजीव अभयारण्य केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? वन विहार वन्यजीव अभयारण्य केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर में है। जयसंबंध वन्यजीव अभयारण्य और सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। जयसंबंध वन्यजीव अभयारण्य और सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर में है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जयपुर में है। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य बारा में है। तालछापर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तालछापर वन्यजीव अभयारण्य चूरू में है। राजस्थान के कौन से वन्यजीव अभयारण्य बाघ संरक्षण परियोजना में शामिल है? राजस्थान के रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स वन्यजीव अभयारण्य में शामिल है। राजस्थान में स्थित वेटलैंड स्थल कौन सा है? राजस्थान में स्थित वेटलैंड केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सामर झील है। राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में घोषित की गई। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भूभाग का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भूभाग का 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति घोषित की गई। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में घोषित की गई। वन नीति 2010 का लक्ष्य रखा गया। वन नीति 2010 का लक्ष्य संपूर्ण भूभाग के 20% भाग को वनाच्छिद करना रखा गया। वर्तमान में राजस्थान में कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छिद है? वर्तमान में राजस्थान में 10% भूभाग वनाच्छिद है। कादरी कहाँ स्थित है? कादरी मतलब केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। आपरी स्थित है। आपरी जोधपुर में है। आपरी की फुल फॉर्म शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है। केजड़ली कांड कब हुआ? केजड़ली कांड 12 सितंबर 1730 को हुआ। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कितने स्त्री और पुरुषों ने बचाने के लिए प्राणों का बलिदान दिया? अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुषों ने बचाने के लिए प्राणों का बलिदान दिया। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब बढ़ता है? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की दशमी को बढ़ता है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन कितनी खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है कहलाती है? जिन खनिजों में धातु की मात्राएं पाई जाती है धात्विक खनिज कहलाते हैं। जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती कहलाते हैं। जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती अधात्विक खनिज कहलाते हैं। जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है कहलाते हैं। जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। राजस्थान का किन खनिजों का पर एकाधिकार है? राजस्थान का वोल्स्टोनाइट, जास्पर, सीसा और जस्ता पर एकाधिकार है। राजस्थान में कहाँ जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है? राजस्थान में देवारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है। राजस्थान में कहाँ सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है? राजस्थान में चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है। राजस्थान में सीसा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान का सीसा का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद में होता है। राजस्थान में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन केतड़ी, झुंझुनू, अलवर, सीकर में होता है। लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है। लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर, सीकर और झुंझुनू में होता है।
चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर और राजसमंद में होता है। विश्व में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर में होता है। राक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर में होता है। अबरक का उत्पादन करने वाले जिले हैं। अबरक का उत्पादन करने वाले जिले भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर हैं। ओलेस्टोनाइट का उत्पादन करने वाला जिला है। ओलेस्टोनाइट का उत्पादन करने वाला जिला सिरोही और अजमेर है। वह खनिज जिसका उपयोग कागज उद्योग और लघु उद्योग में किया जाता है। वह खनिज जिसका उपयोग कागज उद्योग और लघु उद्योग में किया जाता है ओलेस्टोनाइट कहलाता है। वह खनिज जिसका उपयोग विद्युत उद्योग और सजावट के लिए किया जाता है। वह खनिज जिसका उपयोग विद्युत उद्योग और सजावट के लिए किया जाता है अब्रक कहलाता है। संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा में होता है। सीमेंट बनाने में उपयोगी खनिज कौन सा है? सीमेंट बनाने में उपयोगी खनिज चूना पत्थर है। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा और उदयपुर में होता है। ग्रेनाइट का उत्पादक जिला है। ग्रेनाइट का उत्पादक जिला जालौर, जैसलमेर, पाली और सिरोही है। ऊर्जा के परंपरागत साधन हैं। ऊर्जा के परंपरागत साधन कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास है। राजस्थान में कौन सा प्रकार का कोयला पाया जाता है? राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। राजस्थान में कोयले का उत्पादन होता है। राजस्थान में कोयले का उत्पादन पलाना, बरसिंहसर, बीकानेर, कपूरड़ी, बाड़मेर, मेड़ता रोड, नागौर में होता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़, श्रीगंगानगर है। छबड़ा 12 विद्युत संयंत्र किस पर आधारित हैं? छबड़ा 12 विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं। राजस्थान में खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान में खनिज तेल के भंडार जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, बीकानेर, नागौर और बेसिन में पाए जाते हैं। राजस्थान में गैस के भंडार पाए गए हैं। राजस्थान में गैस के भंडार गोटारू, कमलीताल, तनोट और मनियारी में पाए गए हैं। मनियारी, टिब्बा, राजगढ़, राजेश्वरी और डांडीवाला में भी गैस के भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र हैं। राजस्थान के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र सादेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर हैं। जैसलमेर का रामगढ़ और बारा का अंता विद्युत गृह किस पर आधारित है? जैसलमेर का रामगढ़ और अंता बारा गैस पर आधारित विद्युत गृह हैं। राजस्थान में स्थित देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है। राजस्थान में स्थित देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर, महाराष्ट्र में है। अध्याय 3 कृषि एवं सिंचाई। खाद्यान्न फसलें गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल और दाल खाद्यान्न फसलें। व्यापारिक फसलें
गन्ना, कपास, तंबाकू और तिलहन व्यापारिक फसल हैं। राजस्थान में मक्का कहाँ पर प्रमुख भोजन है? राजस्थान में मक्का मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद है। किस फसल के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है? किस फसल के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है? राजस्थान बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं और नलकूपों से होती है। वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? राजेंद्र सिंह वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। अध्याय 4 राजस्थान में कृषि विपणन। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई। राजस्थान में जीरे की सर्वाधिक प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? जीरे की सर्वाधिक प्रसिद्ध मंडी जोधपुर में है। राजस्थान में धनिया तथा मेथी के लिए प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? राजस्थान में धनिया तथा मेथी के लिए रामगंज मंडी कोटा प्रसिद्ध है। सरकार किसानों से अनाज किस मूल्य पर खरीदती है? सरकार किसानों से अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है। अध्याय 5 राजस्थान में व्यापार। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र में के मिल कौन सी है? राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड है। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब और कहाँ की गई? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में 1889 में की गई। वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। राजस्थान का सूती वस्त्र के बाद दूसरा कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। राजस्थान का सूती वस्त्र के बाद दूसरा कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग चीनी उद्योग है। कृषि व्यवसाय में कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण किया गया। कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण 2019 में किया गया। अध्याय 7 राजस्थान के प्रमुख राजवंश। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1177 से 1192 तक था। पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का नाम था। पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का नाम कर्पूरवी देवी और सोमेश्वर था। पृथ्वीराज चौहान शासक बनते ही सर्वप्रथम किस पर ध्यान दिया? पृथ्वीराज चौहान ने शासक बनते ही सर्वप्रथम आंतरिक स्थिति पर ध्यान दिया। पृथ्वीराज चौहान कितनी भाषाओं के जानकार थे? पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाओं के जानकार थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबार के प्रमुख कवि और विद्वान थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबार के प्रमुख कवि और विद्वान विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्रवर्धय और पृथ्वीभट्ट थे। पृथ्वीराज रासों की रचना किसने की? पृथ्वीराज रासों की रचना चंद्रवर्धय ने की। महाराणा कुंभा का शासनकाल था। महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 तक था। महाराणा कुंभा का जन्म हुआ। महाराणा कुंभा का जन्म 1417 में हुआ। महाराणा कुंभा मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। महाराणा कुंभा मेवाड़ के सिंहासन पर 1433 में बैठे। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में किसका त्रिवेणी संगम था? महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला का त्रिवेणी संगम था। मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। मेवाड़ के स्वर्ण युग महाराणा कुंभा का शासन कहलाता है। मेवाड़ के कितने दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया?
मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग। कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, बोमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ में दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ आदि हैं। कुंभा द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ कौन से थे? कुंभा द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध थे। महाराणा कुंभा ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराणा कुंभा ने महाराजाधिराज, राय रायण, महाराणा, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु और चाप गुरु की उपाधि धारण की। महाराणा सांगा का शासनकाल रहा। महाराणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1528 तक रहा। राणा का वास्तविक नाम था राणा का सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। राणा सांगा किसके पुत्र थे? राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। राजपूतों को संगठित कर एक छत के नीचे लाने वाले मेवाड़ के शासक थे। राजपूतों को संगठित कर एक छत के नीचे लाने वाले मेवाड़ शासक महाराणा सांगा थे। महाराणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। मालदेव का शासनकाल था। मालदेव का शासनकाल 1532 से 1562 तक था। मालदेव किसके पुत्र थे? मालदेव राव गंगा के पुत्र थे। मेवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। मेवाड़ का शौर्य युग मालदेव का शासनकाल कहलाता है। मालदेव ने कितने युद्ध किए थे? मालदेव ने 58 युद्ध किए थे। मालदेव का कितने परगनों पर अधिकार था? मालदेव के 58 परगनों पर अधिकार था। मालदेव ने किन दुर्गों का निर्माण करवाया? मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता, पोखरण दुर्ग आदि का निर्माण किया। मालदेव का देहांत हुआ। मालदेव का देहांत 1562 में हुआ। किस मालदेव को अस्मत वाला शासक कहा गया है? किसने मालदेव को अस्मत वाला शासक कहा है? पारसी इतिहासकारों ने मालदेव को अस्मत वाला शासक कहा है। महाराणा प्रताप का शासनकाल रहा। महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से 1597 तक रहा। महाराणा प्रताप पुत्र थे। महाराणा प्रताप उदय सिंह के पुत्र थे। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। महाराणा प्रताप की माता थी। महाराणा प्रताप की माता जयवंता बाई थी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ। महाराणा प्रताप भाई नार महाराणा प्रताप भाई नारा महाराणा प्रताप का भाई नाराज होकर अकबर की शरण में चले गए। महाराणा प्रताप के भाई जगमाल नाराज होकर अकबर की शरण में चले गए थे। महाराणा प्रताप ने कृषि और वनों के विकास के लिए कौन सी पुस्तक लिखाई? महाराणा प्रताप ने कृषि और वनों के विकास के लिए विश्ववल्लभ पुस्तक लिखाई। महाराजा राय सिंह का शासनकाल था। महाराजा राय सिंह का शासनकाल 1574 से 1612 तक था। राय सिंह किसके पुत्र थे? राय सिंह राव कल्याणमल के पुत्र थे। राय सिंह का जन्म हुआ। राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राय सिंह का राज्याभिषेक 1574 में हुआ। राजपुताने का कारण कहा जाता है? राय सिंह को राजपुताने का कारण कहा जाता है। राय सिंह में किस दुर्ग का निर्माण किया? राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किया। राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथों की रचना किसने की? राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथों की रचना महाराजा राय सिंह ने की। मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल रहा। मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल 1621 से 1667 तक रहा।
जय सिंह अजमेर की गद्दी पर बैठे। जय सिंह 1621 में अजमेर की गद्दी पर बैठे। आमेर के शासक बनने के बाद मिर्जा राजा जय सिंह को जहांगीर ने किस अभियान पर भेजा? आमेर के शासक बनने के बाद मिर्जा राजा जय सिंह को जहांगीर ने अहमदनगर के अभियान पर भेजा। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहाँ ने 1639 में दी। मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण अभियान में शिवाजी की विरोध किसने भेजा? मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण अभियान में शिवाजी के विरोध में औरंगजेब ने भेजा। बिहारी सतसई की रचना किसने की? बिहारी सतसई की रचना 1662 में बिहारी ने की। जय सिंह चरित्र की रचना किसने की? जय सिंह चरित्र की रचना राम कवि ने की। महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल था। महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल 1638 से 1678 तक था। जसवंत सिंह का जन्म कहाँ हुआ? जसवंत सिंह का जन्म 1626 में बुरहानपुर में हुआ। जसवंत सिंह के पिता थे जसवंत सिंह के पिता गज सिंह थे। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी? जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि शाहजहाँ ने दी। जसवंत सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना की? जसवंत सिंह ने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोपाध्याय की रचना की। महाराजा राज सिंह प्रथम का शासनकाल था। महाराजा राज सिंह प्रथम का शासनकाल 1652 से 1680 तक था। महाराजा राज सिंह किसके पुत्र थे? महाराजा राज सिंह महाराणा जगत सिंह के पुत्र थे। मेवाड़ के किस शासक ने बर्ज से गोवर्धन नाथ की मूर्ति मेवाड़ लेकर आए? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम बर्ज से गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति मेवाड़ लेकर आए। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर किसने बनाया? उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर महाराजा राज सिंह प्रथम ने बनाया। रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति कितनी शिलाओं पर खुदवाया गया? रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति 25 शिलाओं पर खुदाया गया। देश का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? देश का सबसे बड़ा शिलालेख राजप्रशस्ति है। सवाई जयसिंह का शासनकाल रहा। सवाई जयसिंह का शासनकाल 1699 से 1743 तक रहा। सवाई जयसिंह का जन्म हुआ। सवाई जयसिंह का जन्म 1688 में हुआ। सवाई जयसिंह राज सिंहासन पर बैठे। सवाई जयसिंह 1699 में राज सिंहासन पर बैठे। सवाई जयसिंह को किसने सवाई की उपाधि दी? सवाई जयसिंह को औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी। आमेर किस स्थान पर जयपुर को राजधानी किसने बनाया? आमेर के स्थान पर जयपुर को सवाई जयसिंह ने राजधानी बनाया। जीज ए मोहम्मद शाह की रचना किसकी है? जीज ए मोहम्मद शाह की रचना सवाई जयसिंह ने 1725 में की। जयसिंह कारिका का संबंध किससे है? जयसिंह कारिका का संबंध ज्योतिष विद्या से है, जिसकी रचना सवाई जयसिंह ने करवाई थी। सवाई जयसिंह ने कहाँ सौर वेधशाला का निर्माण करवाया? सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में वेधशाला का निर्माण कराया। महाराजा सूरजमल का शासनकाल रहा। महाराजा सूरजमल का शासनकाल 1555 से 1763 तक रहा। सूरजमल कहाँ के शासक थे? सूरजमल भरतपुर के शासक थे। सूरजमल के पिता थे सूरजमल के पिता बदन सिंह थे। कविवर सुदन और अखेराज गर्ग किसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे? कविवर सुदन और अखेराज गर्ग महाराजा सूरजमल के दरबार में शोभा बढ़ाते थे। अध्याय 7 आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान।
भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को दिया जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला? बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला। बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध किस जिले से है? बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध भीलवाड़ा से है। बिजोलिया किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन मेवाड़ से संबंधित है। बिजोलिया किसान आंदोलन किस जाति के द्वारा प्रारंभ किया गया? बिजोलिया किसान आंदोलन धाकड़ जाति द्वारा प्रारंभ किया गया। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ? बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण था। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से 1914 तक था। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण था। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण 1914 से 1923 तक था। बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण था। बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण 1923 से 1941 तक था। किसने बिजोलिया के किसानों पर 84 प्रकार की कर लगा दी? 1897 में राव कृष्ण सिंह ने किसानों पर 84 प्रकार के कर लगा दिए। 84 प्रकार के कर की शिकायत किसने मेवाड़ के महाराणा से की? 84 प्रकार के कर की शिकायत नानजी और ठाकरे पटेल ने मेवाड़ के महाराणा से की। शिकायत से नाराज होकर कृष्ण राव ने कौन सा कर लगा दिया? शिकायत से नाराज होकर कृष्ण राव ने चौरी कर लगा दिया। बिजोलिया के किसानों पर तलवारबंदी कर किसने लगाया? बिजोलिया के किसानों पर तलवारबंदी कर पृथ्वी सिंह ने लगाया। इन सभी करों का विरोध किसानों ने किसकी अध्यक्षता में किया? इन सभी करों का विरोध किसानों ने साधु सीताराम दास फतेहकरण चारण के नेतृत्व में किया। विजय सिंह फतीक ने 1917 में किसकी स्थापना की? विजय सिंह फतीक ने 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। आंदोलन के दूसरे चरण में किसने नेतृत्व किया? आंदोलन के दूसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा ने नेतृत्व किया। आंदोलन के तीसरे चरण में किसने नेतृत्व किया? आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज ने नेतृत्व किया। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचारी के आदेश से किसे बिजोलिया भेजा गया? 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा गया। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं कौन कौन सी थी? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी और रमा देवी थी। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के आदेश से राम नारायण चौधरी ने किया। ट्रेंच कमिश्नर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? ट्रेंच कमिश्नर का संबंध बेगू किसान आंदोलन से है। ट्रेंच कमिश्नर ने कहाँ के किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया? ट्रेंच कमिश्नर ने गोविंदपुरा के किसानों पर गोलियां चलाने के आदेश दिया। रूपाजी और कृपाजी का संबंध किस आंदोलन से है? रूपाजी और कृपाजी का संबंध बेगू किसान आंदोलन से है। 53 में से कितने मांगे बेगू किसान आंदोलन ने मान ली? 53 में से 34 मांगे बेगू किसान आंदोलन में मान ली गई। बूंदी किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? बूंदी किसान आंदोलन 1926 में हुआ। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया?
बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित नेनूराम रामनारायण चौधरी और अरिभाव किंकर ने किया। बूंदी के बरड़ में पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों में कौन शहीद हो गया? बूंदी के बरड़ में पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों में नानक जी भी शहीद हो गई। अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण था। अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण जंगली सुअर था। अलवर किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। अलवर किसान आंदोलन महाराजा जयसिंह के समय प्रारंभ हुआ और यह 1921 में प्रारंभ हुआ। अलवर किसान आंदोलन में कहाँ पर सैकड़ों किसानों पर गोले चलाने के आदेश दिया गया? अलवर के किसान आंदोलन में नीमूचड़ा में सैकड़ों किसानों पर गोलियां चलाने के आदेश दिए गए। इस घटना को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है। नीमूचड़ा कांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है। जयपुर के राजा का सबसे बड़ा ठिकाना था। जयपुर के राजे का सबसे बड़ा ठिकाना सीकर था। सीकर के शासक थे। सीकर के शासक कल्याण सिंह थे। किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई? सीकर किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता सरदार अरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा थे। चिड़ावा में किसने सेवा समिति का गठन किया? चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। भील जनजाति में जनजागृति का प्रसार करने वाले थे। भील जनजागृति का प्रसार करने वाले गोविंद गुरु थे। गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था की स्थापना की? गोविंद गुरु ने संत सभा की स्थापना की। 1913 में कहाँ पर आसवन सुदी पूर्णिमा को संत सभा का अधिवेशन हो रहा था? 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आसवन सुदी पूर्णिमा को संत सभा का अधिवेशन हो रहा था। आदिवासी जातियों में दूसरे मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा के रूप में मोतीलाल तेजावत जाने जाते हैं। एक ही आंदोलन किसने चलाया? एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने चलाया। किस किसान आंदोलन में 21 सूत्री मांग पत्र बनाया गया? एक ही आंदोलन में 21 सूत्री मांग पत्र बनाया गया। 21 सूत्री मांग पत्र को किस नाम से जाना जाता था? 21 सूत्री मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार नाम से जाना जाता था। उदयपुर के महाराणा ने 21 में से कितनी मांगें मान ली थी? उदयपुर के महाराणा ने 21 में से 18 मांगें मान ली थी। डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी लोगों को संगठित करने का श्रेय जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में आगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी को संगठित करने का श्रेय जाता है। मीणा चौकीदार बनने के बदले में गांव वालों से क्या लिया करते थे? मीणा चौकीदारी करने के बदले में गांव वालों से चोट लिया करते थे। चौकीदारी करने वाले मीणा क्या कहलाते थे? चौकीदारी करने वाले मीणा चौकीदार मीणा कहलाते थे। सरकार ने मीणा जनजाति पर कौन सा कानून बनाया? सरकार ने मीणा जनजाति पर 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में कितनी आयु से अधिक के महिला और पुरुष को प्रतिदिन थाने में उपस्थिति देनी होती थी? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अनुसार 12 वर्ष से अधिक आयु की महिला और पुरुषों को प्रतिदिन उपस्थिति देनी होती थी। प्रजामंडल का अर्थ है प्रजामंडल का अर्थ प्रजा का मंडल अथवा संगठन है। किसने कहा कि राजस्थान में जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है
जब वहाँ जनता तैयार हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि राजस्थान में जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जय नारायण व्यास ने 1934 में की। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बने भंवरलाल सराफ। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। मारवाड़ लोक परिषद का गठन 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में हुआ। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से हुआ। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936 में हुआ। जयपुर प्रजामंडल का कार्य प्रारंभ हुआ। जयपुर प्रजामंडल का कार्य चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका माणिक्यलाल वर्मा ने निभाई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में मगाराम वैद लक्ष्मण दास स्वामी द्वारा कलकत्ता में निभाई गई। बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में आयोजित किया गया। हाड़ौती या कोटा प्रजामंडल की स्थापना की। हाड़ौती या कोटा प्रजामंडल की स्थापना नैनू राम शर्मा ने की। कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन मई 1939 को कोटा में हुआ। गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ? गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य के एक साधारण बंजार परिवार में हुआ। गोविंद गुरु किससे प्रभावित थे? गोविंद गुरु दयानंद सरस्वती जी से प्रभावित थे। गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की। गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना 1903 में की। संप शब्द की भाषा का शब्द है। संप शब्द राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रेम अथवा बंधुत्व। अर्जुन लाल शेट्टी का संबंध किस रियासत से था? अर्जुन लाल शेट्टी का संबंध जयपुर रियासत से था। वर्धमान विद्यालय की स्थापना जयपुर में किसने की? वर्धमान विद्यालय की स्थापना जयपुर में अर्जुन लाल शेट्टी ने की। अर्जुन लाल शेट्टी कितनी भाषाओं के जानकार थे? अर्जुन लाल शेट्टी 5 भाषाओं के जानकार थे। अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अरबी और पाली। वर्धमान विद्यालय में क्या किया जाता था? वर्धमान विद्यालय में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह का जिम्मा किसे सौंपा गया? राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह का जिम्मा अर्जुन लाल शेट्टी को सौंपा गया। चेतावनी राज चुंगटिया किसने की? चेतावनी राज चुंगटिया की रचना केसरी सिंह बारठ ने की। किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था? विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ था? विजय सिंह पथिक का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में विजय सिंह पथिक ने की। विजय सिंह पथिक ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ? सेठ दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण मारवाड़ में हुआ। किस क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए कोटा सरकार और बिहार सरकार ने बड़ा इनाम रखा? ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। ठाकुर जोरावर सिंह बारठ को पकड़ने के लिए
कोटा सरकार और बिहार सरकार ने बड़ा इनाम रखा। केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। केसरी सिंह बारठ के पुत्र कुंवर प्रताप सिंह थे। अध्याय 8 आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं? सर्वाधिक बाल विवाह आका तीज के दिन होते हैं। मध्यकाल में सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। मध्यकाल में सती प्रथा रोकने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने किया। किसके प्रयास से सती प्रथा पर कानून बनाया गया? राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा पर कानून बनाया गया। राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा पर कानून कब बना? राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा पर कानून 1829 में बना। राजा राम मोहन राय के प्रयास से किस अंग्रेज अधिकारी ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में। राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर निषेध कानून पारित किया। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर निषेध कानून पारित किया? राजस्थान की जयपुर रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध कानून पारित किया। राजस्थान की कौन सी रियासत ने सर्वप्रथम कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया? राजस्थान की कोटा रियासत ने सर्वप्रथम कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया। कोटा के बाद कन्यावध पर को गैरकानूनी घोषित करने वाली रियासत थी। कोटा के बाद कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर थी। राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह रोकने के लिए किसने आवाज़ उठाई? राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह रोकने के लिए दयानंद सरस्वती ने आवाज़ उठाई। राजस्थान में किस रियासत ने सबसे पहले बाल विवाह निषेध कानून बनाया? राजस्थान की अलवर रियासत ने 10 दिसंबर 1903 को बाल विवाह निषेध कानून बनाया। दास प्रथा को और किस नाम से जाना जाता है? दास प्रथा को चाकरी और आली प्रथा के नाम से जाना जाता है। दास प्रथा को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने चार्टर अधिनियम पारित किया। दास प्रथा को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने 1833 में चार्टर अधिनियम पारित किया। राजस्थान के किन रास्तों में डायन प्रथा का प्रचलन अधिक था? राजस्थान के मेवाड़ और कोटा राज्य में डायन प्रथा का प्रचलन अधिक था। डायन प्रथा को रोकने के लिए किसने चलाया? डायन प्रथा की रोक के लिए 1853 में राजपूताना एजीजी द्वारा डायन प्रथा को रोका गया। ब्रिटिश सरकार ने 19वीं शताब्दी से पहले की शिक्षा को किस नाम से संबोधित किया? ब्रिटिश सरकार ने 19वीं शताब्दी से पहले इंडिजीनियस एजुकेशन देसी शिक्षा को नाम से संबोधित किया। राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल कहाँ और कब खोला गया? राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल 1819 में अजमेर में खोला गया। राजस्थान में कब अंग्रेजी भाषा राज्य भाषा बना दी? राजस्थान में 1835 में अंग्रेजी भाषा राज्य भाषा बना दी। 19वीं शताब्दी में किस रियासत को छोड़कर सभी में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो चुकी थी? 19वीं शताब्दी में अंग्रेज जैसलमेर को छोड़कर सभी राज्यों में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त हो चुकी थी। राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना वायसरॉय लॉर्ड मेयो ने 1872 में अजमेर में की। राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब और किसने की? राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना पंडित जनार्दन राय ने 21 अगस्त 1937 की। राजस्थान में मशीनरी संस्था कन्या वर्नाकुल स्कूल प्रारंभ किए गए।
राजस्थान में मशीनरी संस्था और कन्या वर्णाकुल स्कूल प्रारंभ 1861 में किए गए। राजस्थान द्वारा पहला कन्या स्कूल खोला गया। राजस्थान द्वारा पहला कन्या स्कूल 1866 में पुष्कर अजमेर में खोला गया। आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का गांधी नाम से जाना जाता है। आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का गांधी नाम से भोगीलाल पंड्या को जाना जाता है। भोगीलाल पंड्या का जन्म कब और कहाँ हुआ? भोगीलाल पंड्या का जन्म 1904 में डूंगरपुर में हुआ। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की? वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना भोगीलाल पंड्या ने की। नानाबाई खाट और सेंगाबाई का संबंध किस जिले से है? नानाबाई खाट और सेंगाबाई का संबंध डूंगरपुर से है। पुलिस किस विद्यालय को बंद करवाने के लिए नानाबाई की हत्या की और सेंगाबाई को क्रूरता से पीटा? पुलिस ने जन जागृति सेवा संघ द्वारा संचालित पाठशाला को बंद करवाने के लिए नानाबाई की हत्या की और सेंगाबाई को क्रूरता से पीटा। 13 वर्षीय भील बालिका जिसने अपने शिक्षक को बचाने के लिए शहीद हो गई। 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई अपने शिक्षक को बचाने के लिए शहीद हो गई। हीरालाल शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ? हीरालाल शास्त्री का जन्म 14 नवंबर 1899 को जोबनेर जयपुर में हुआ। जीवन कुटीर संस्था की स्थापना किसने की? जीवन कुटीर संस्था की स्थापना हीरालाल शास्त्री ने की। वह समाज सेवक जो स्वतंत्र राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री बना। वह समाज सेवक जो स्वतंत्र राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री बना हीरालाल शास्त्री थे। किशोरी देवी का संबंध किससे है? किशोरी देवी का संबंध झुंझुनू से है। किसने जल जंगल और जमीन आंदोलन चलाया? बाबा बालेश्वर दयाल ने जल जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। मामा बालेश्वर दयाल ने जल जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान के निवासी थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से थे। मालिक्य लाल वर्मा उदयपुर से थे। जय नारायण व्यास जोधपुर से थे। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से थे। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से थे। दलेल सिंह कोटा से थे। गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से थे। जसवंत सिंह बीकानेर से थे। राज बहादुर भरतपुर से थे। हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे और सरदार सिंह केतड़ी से थे। एक बार अच्छी तरह और अध्ययन कर लेते हैं। मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा। माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर। जय नारायण व्यास जोधपुर। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर। रामचंद्र उपाध्याय अलवर। दलेल सिंह कोटा। गोकुलाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा। जसवंत सिंह बीकानेर। राज बहादुर भरतपुर। हीरालाल शास्त्री जयपुर और सरदार सिंह केतड़ी से थे। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी थे सर वीटी कृष्णमाचारी जयपुर रियासत से थे। CN वेंकटाचार्य जोधपुर से थे। सरदार KM पन्नीकर बीकानेर से थे। सर TV विजया राघवाचार्य उदयपुर से थे। सर V कृष्णमाचार्य जयपुर से थे। CS वेंकटाचार्य जोधपुर के प्रशासनिक अधिकारी थे। सरदार M पन्नीकर बीकानेर के प्रशासनिक अधिकारी थे और सर TV विजया राघवाचार्य उदयपुर के प्रशासनिक अधिकारी थे। एति कक्षा 7 के सामाजिक अध्ययन, इसमें राजस्थान के कक्षा 7 से सामाजिक अध्ययन का या राजस्थान अध्ययन का जो प्रश्न बनता है वो इसी वीडियो से आ जाएगा। इससे बाहर कोई सा भी प्रश्न नहीं जाएगा। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।